एक ऐसा शो जिसमें हम आपको आज की हर बड़ी खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही उस खबर की पूरी कहानी भी बताएंगे। तो अगले 20 मिनट में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को क्या बड़ा तोहफा दिया, क्यों प्रियंका गांधी का नाम चुनावी लिस्ट में नहीं है। लेकिन शुरुआत होगी आज की सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर से जुड़ी ये खबर है। अयोध्या जमीन विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यस्थों का पैनल बनाया है और देश की सबसे बड़ी अदालत से आज देश के सबसे बड़े मुद्दे पर अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से अयोध्या विवाद को खत्म करने के लिए मध्यस्थों का पैनल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाया है। मध्यस्थता कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी में श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया अयोध्या में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है कि हम लोगों को कुछ पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देना है। जो भी कहना है मेडिएशन में पार्टिसिपेट होकर कहेंगे। तो अब निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हो जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। जस्टिस FM खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर, श्री राम पंचू। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता पैनल में ये 3 नाम शामिल हैं। जस्टिस खलीफुल्लाह मद्रास हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। श्री राम पंचू वकील हैं और कई सालों से सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। व्यावसायिक, कॉर्पोरेट और कई बड़े और मुश्किल विवादों में मध्यस्थता कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute. मध्यस्थता कमेटी को 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। लिहाजा राम मंदिर पर आम चुनाव से पहले नहीं आएगा फैसला। लोकसभा चुनाव में मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं बन सकेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में और देरी होगी। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश। मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखाने का मौका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी दांव पेंच से अलग अयोध्या विवाद को सुलझाकर देश में सौहार्द का एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। अब आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर मध्यस्थता का रास्ता क्यों चुना गया और कौन इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अयोध्या जमीन विवाद 1950 से कोर्ट में है। कोर्ट से बाहर कई बार मामले को सुलझाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में पहली बार औपचारिक रूप से मध्यस्थ नियुक्त किया है। मध्यस्थता की प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। 4 हफ्ते बाद कोर्ट में पहली रिपोर्ट देनी है और 8 हफ्ते बाद फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। मध्यस्थ सभी संबंधित 16 याचिकाकर्ताओं से बात करेंगे। सभी से सुलह का फॉर्मूला पूछा जाएगा। अगर सुलह हो जाती है तो सभी पक्षों के हस्ताक्षर वाला एक राजीनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही मध्यस्थ तय किए और आज ही कुछ नेता विरोध करने लगे। ओवैसी ने श्री श्री रविशंकर के नाम पर ऐतराज जताया, जबकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे अच्छा फैसला कहा। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। Shri Shri Ravishankar is a fine man. Khalifullah, I have appeared before him. He is from Tamil Nadu, wonderful judge. मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझने से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच चली आ रही दूरी खत्म हो जाएगी। दोनों समुदायों के बीच सबसे बड़े विवाद का समाधान हो जाएगा। देश में होने वाली सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो सकती है। मजहबी कट्टरता के खिलाफ सबसे मजबूत संदेश जाएगा। अयोध्या जमीन विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति के बाद इस पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल वोट बैंक के हिसाब से इस पूरे मामले को देख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया कि वो श्री राम मंदिर निर्माण पर अटल है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साफ किया कि किसी भी स्थिति में अयोध्या में सिर्फ मंदिर निर्माण ही होगा। राहुल गांधी सबसे आगे हैं कि वो मंदिर बनने नहीं देंगे, वो अड़चन बनाए रहेंगे, वो तनाव बनाए रहेंगे। ये उनकी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस पार्टी ही इस फसाद का सबसे बड़ा जड़ है। राहुल गांधी की जुबान चुप क्यों? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल ही साफ किया है कि बीजेपी उसी जगह पर मंदिर निर्माण चाहती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द उसी जगह पर और भव्य श्री राम का मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि मंदिर मुद्दे की वजह से ही आज वो सत्ता में है। कांग्रेस पर हमेशा से मंदिर विरोधी होने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद के पक्षकारों की ओर से कोर्ट में पेश हो चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की वजह से ही मंदिर मुद्दा अब तक अटका हुआ है। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे देते हैं। बीएसएफ ने आज जम्मू के सामा में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को बीएसएफ ने पकड़ा। वही खबर यह भी है कि पाकिस्तान की ओर से आज फिर सीज फायर तोड़ा गया। शाहपुर किन्नी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ गोलाबारी की गई, जिसका भारत ने भी जवाब दिया है। जी मीडिया संवाददाता राजू केन्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, ये जो घुसपैठिया पकड़ा गया है, इसके विषय में और क्या जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल इसके बारे में बीएसएफ ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये दिन को 3 बजे के करीब बीएसएफ की बलाड पोस्ट है, उसके पास से ये जो है घुसपैठ करता हुआ पकड़ा गया है और इससे अभी तक जो है ये पूछताछ जारी है कि ये क्यों, किस हालात में ये पार करके आया, क्या इसके मोटिव थे, क्या ये थे। क्योंकि बीएसएफ का कहना है कि जब तक पूरी तरह से इसकी छानबीन नहीं की जाती और इससे पूरी तरह से पूछताछ नहीं होती, तब तक जो है इसका बारे में पूरी डिटेल देना जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है प्री मैच्योर होगा और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी फर्क डालेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से आज जो है शाहपुर किरनी सेक्टर जो है उसमें भी अभी लगभग आधा घंटा पहले से जो है लगातार गोलाबारी जो है उस इलाके में जारी है। और जैसे पाकिस्तान का जो है इरादा रहता है वो हमेशा से ही रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाता है और अभी भी वो रिहायशी इलाकों को ज्यादा जो है ठिकाना बना रहा है, जिससे जो है लोगों में थोड़ा जो है दहशत का माहौल है। क्योंकि कई दिन बंद रहने के बाद स्कूल अभी कल ही खुले थे और अगर पाकिस्तानी गोलाबारी ऐसी जारी रहती है तो प्रशासन फिर मजबूर हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई को रोकने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में पूर्वी यूपी की कमान संभाल रही प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की। यूपी के लिए 11 तो गुजरात से 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पहली लिस्ट में प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं, जिससे यह साफ हो गया है कि रायबरेली से इस बार प्रियंका वाड्रा नहीं बल्कि सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका वाड्रा को पूर्वी यूपी की 40 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सक्रिय राजनीति में प्रियंका की औपचारिक एंट्री के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश है, लेकिन पहली लिस्ट में प्रियंका का नाम नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं होने के पीछे क्या कहानी हो सकती है। सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहती हैं, इसलिए रायबरेली की सीट नहीं छोड़ना चाहती हैं। अगर महागठबंधन में राहुल के नाम पर रजामंदी नहीं बनी तो सोनिया अहम रोल अदा कर सकती हैं। हो सकता है प्रियंका वाड्रा वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरें। प्रियंका को 40 अहम सीटों की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में चुनाव नहीं भी लड़ सकती हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। काशी और कानपुर के बाद पीएम गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की।
और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहाँ आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। काशी के बाद कानपुर में भी 65,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत पीएम ने की। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गंगा जी की साफ सफाई, शहर की साफ सफाई, गरीबों को अपने पक्के घर देने जैसी अनेक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार यूपी का सियासी समीकरण बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। एसपी बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में लाने के बाद बीजेपी के लिए यूपी का चैलेंज बड़ा हो गया है। यही वजह है कि यूपी में 80 सीटों का मिशन शुरू हो चुका है। पिछले एक महीने में पीएम मोदी यूपी के कई दौरे कर चुके हैं। पीएम मोदी ने यूपी के लोगों को कई सौगात दी है। वाराणसी में विकास के कई काम पूरे हो चुके हैं। केंद्र में सत्ता हासिल करने के लिए यूपी की सीटें सबसे निर्णायक साबित होती हैं। यूपी के महागठबंधन में कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने पर राजी नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 6 उम्मीदवारों में से 3 अखिलेश यादव के परिवार से ही हैं। मुलायम सिंह यादव इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ से अखिलेश यादव और कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं। धर्मेंद्र यादव को बदायूं और फिरोजाबाद से अक्षय यादव को टिकट मिला है। पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के हमले के बाद अब इमरान बाजवा की टेंशन और बढ़ने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुसीबत हवा नहीं, समंदर की गहराइयों से आने वाली है। भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बी की डील की है, जिसमें भारतीय नौसेना को 10 साल के लिए लीज पर न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी। अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बी का यह सौदा $3 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए में होगा। साल 2025 तक इंडियन नेवी को यह सबमरीन मिलेगी, जो रूस से मिलने वाली 30वीं परमाणु पनडुब्बी होगी। इससे पहले भारत ने 2012 में 10 साल के लिए रूस से INS चक्र पनडुब्बी लीज पर ली थी। सूत्रों के मुताबिक 2022 से पहले इसकी लीज को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश भर में आज नारी शक्ति को दिखाने वाले कई कार्यक्रम हुए। पीएम ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम नारी शक्ति को सलाम करते हैं। इस ट्वीट के साथ नारी शक्ति को सलाम करते हुए एक वीडियो भी जारी किया। देश भर में अलग अलग जगह आज महिलाओं ने कमान संभाली। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस का संचालन महिला कर्मचारियों ने किया। लोको पायलट और परिचालक दोनों महिलाएं हैं। एयर इंडिया ने भी महिला क्रू के साथ 12 अंतर्राष्ट्रीय और 40 घरेलू उड़ानें भरी। रायपुर में भी महिला कर्मियों ने एयर ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाली। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर एक्शन के लिए गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई है। टेरर फंडिंग रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने यह बैठक की। NIA, IB और ED के बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में यह बैठक की गई। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग रोकने के लिए एक अहम बैठक की गई, जिसमें NIA, IB, ED के बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में बैठक हुई।